इंदौर के खजराना थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक सफलता हासिल की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य की अवैध मादक पदार्थ एमडी ड्रग्स और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया है, जिसमें गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान सलमा उर्फ माही पति ताहिर खान और मोहम्मद समीर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी नशे की लत पूरी करने और जल्दी पैसे कमाने की नियत से एमडी ड्रग्स को सस्ते दामों में खरीदकर महंगे दामों में बेचने का काम कर रहे थे। खजराना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपियों को रंगे हाथों पकड़ा। उनके पास से लगभग 10 ग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स और एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया है। जब्त की गई मादक पदार्थ की बाजार में कीमत 1 लाख रुपए से अधिक आंकी जा रही है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने ड्रग्स की खरीद फरोख्त से जुड़े अपने नेटवर्क की जानकारी दी है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर ले जाकर अन्य सहयोगियों और सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। खजराना में भी एक कार्रवाई की गई है डीपीएस की, जिसमें एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसमें लगभग 13 ग्राम के करीब एमडी ड्रग्स पकड़ा गया है, जिसमें 2 आरोपी हैं, एक सलमा है और दूसरा समीर है। दोनों आरोपी खजराना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 8/22 के तहत केस रजिस्टर किया कर दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ से लाते थे? ये सब तीनों का जो करेक्शन आया है वो राजस्थान, जो बॉर्डर जिले है राजस्थान से आया है उनका, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। धार शहर के दंडियालपुरम कॉलोनी से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। सोमवार को एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक पिछले 2 से ढाई साल से अपनी प्रेमिका के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। अब इस मौत को लेकर परिजनों ने युवती पर हत्या का आरोप लगाया। मृतक का नाम रोहित चौहान है, जो धार जिले के दाबड़ गाँव का रहने वाला है। वह वेल्डिंग का काम करता था और रोज की तरह सोमवार को भी काम करके अपने कमरे पर लौटा, लेकिन उसी रात अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसके साथ रह रही युवती मनीषा उसे निजी अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने रोहित को मृत घोषित कर दिया। युवती ने ही फोन कर रोहित के परिवार को इस घटना की जानकारी दी। परिवार जब अस्पताल पहुंचा तो शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टरों की एक पैनल टीम ने शव का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। परिजनों का आरोप है कि रोहित के सिर में गंभीर चोट थी, जिससे उन्हें शक है कि उसकी मौत सामान्य नहीं है। उनका कहना है कि यह हत्या हो सकती है। घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार मौके पर पहुंचे और युवक के कमरे की जांच की। फिलहाल पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है और सभी जरूरी सबूत जुटाए जा रहे हैं। धार नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असली कारणों का पता चलेगा। पुलिस फिलहाल सभी पहलुओं से जाँच कर रही है। क्या हुआ है आपके भाई के साथ? मेरे पास एक लड़के का फ़ोन आया था कि आपके भाई के साथ में कुछ गलत हो गया है। मैंने मेरे दोस्त को फ़ोन लगाया, घटनास्थल पे पहुंचाया। अभी मेरा दोस्त गया, तब तक छोरी उसको लेके बैठी थी, वो हॉस्पिटल लाए महाजन, फिर वहाँ से मतलब मृत घोषित कर दिया। क्या नाम है उसका? रोहित चौहान, पिता शैलेंद्र सिंह चौहान। अच्छा, क्या लगता है आपको? मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, जैसे कि मर्डर वगैरह हुआ। अच्छा, आपका नाम बता दो। राजा चौहान में उनका छोटा भाई। रहने वाला कहाँ के हो आप? ग्राम दाबड़, थाना कौन सा लगता है? धर्मपुर, तहसील मनावर, जिला पुरम में। कल को एक हमारे इंटीमेशन आया है कि एक अमित नाम का लड़का है जिसको मृत अवस्था में हॉस्पिटल लाया गया है। उसमें हमने मृत पंजीबद्ध कर लिया और इन परिस्थितियों में उसकी मृत्यु उसका जाँच करें हम लोग। आज हमने एफएसएल टीम के साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया है, बारीकी से उसमें जाँच कर रहे हैं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने पैनल के द्वारा पीएम करा है और पीएम रिपोर्ट के बाद आगे खुलासा होगा। तम दृष्टिया सुसाइड का मतलब बताया गया है, लेकिन हम इसको जाँच करें। सर, आपका परिचय? रविंद्र वास्कले, CSP। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि रुड़की से आ रही है। रुड़की हरिद्वार पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की बड़ी कार्यवाही। सत्यम पैलेस होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़। 3 महिलाओं, 2 पुरुषों और होटल मैनेजर समेत कुल 6 आरोपी हिरासत में। होटल संचालक सूरज फरार। होटल को पिछले 3 साल से लीज पर लेकर चलाया जा रहा था देह व्यापार का नेटवर्क। आरोपी पहले भी जा चुके हैं जेल। मौके से बरामद हुई आपत्तिजनक सामग्री, मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्य। होटल संचालक और उसका साझेदार निशान
खाचरोद थाना क्षेत्र में मुस्लिम व बोहरा समाज के मोहर्रम पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक एसडीएम नेहा साहू के नेतृत्व में थाना परिसर में हुई, जिसमें पुलिस प्रशासन आकांक्षा बेछोटे, राजस्व के अनिल मोरे, टीआई धन सिंह नलवाया, विद्युत विभाग से संजय मालवीय सहित सभी मुस्लिम धर्मावलंबी शहर काजी व सदस्यगण व पत्रकार उपस्थित रहे। एसडीएम नेहा साहू ने शांति समिति में उपस्थित सदस्यों के साथ पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, विद्युत विभाग को लाइट, सफाई, सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए। एसडीओपी आकांक्षा बिछोटे ने मुहर्रम पर निकलने वाले ताजिए, जुलूस, अखाड़ों की लिस्ट लेकर व्यवस्थापकों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। धारदार हथियारों को अखाड़े में उपयोग न करने की हिदायत दी। उपद्रव न हो अन्यथा पुलिस को बल का उपयोग करना पड़ेगा। पर्व में सोशल मीडिया पर कोई गलत संदेश न भेजे। किसी भी धर्म को लेकर गलत टिप्पणी करने वाले की जानकारी मिलती है तो तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात कही। एसडीएम नेहा साहू ने विद्युत व्यवस्था पर नगर पालिका व संजय मालवी को व्यवस्था संभालने के निर्देश दिए। आपसी भाईचारा, शांति और खुशहाली के साथ पर्व मनाने की हिदायतें दी। अपराधियों और शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मैम, आगामी त्योहारों को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक रखी गई है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए? इसमें आज हमने शांति समिति की बैठक बुलाई थी। आगामी त्योहारों को लेकर विभिन्न समाज के लोगों को बुलाया गया था। तो वैसे तो हमेशा खाचरोद का माहौल शांतिपूर्ण रहा है, तो सभी को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि उनके अनुसार उसमें अपना जुलूस का संचालन करें, अपने ताजियों का जो भी संचालन करें और अपने वॉलंटियर्स उसमें लोगों में सूची प्रदाय करें और सभी का हमें रूट जाना और रूट के अनुसार ही अग्रिम कार्रवाई की जाए। जिस तरह से हम ताजिए और अन्य आयोजन रहेंगे, इस समय यातायात की क्या व्यवस्था को सुधारेंगे? इसके लिए हमने 2-4 बिंदु अभी फिगर आउट किए हैं एसडीओपी मैडम के साथ, टीआई साहब के साथ, एसडीओ साहब के साथ। अभी हम भ्रमण पे जाएंगे और निर्धारित जो भी यथोचित व्यवस्था की जा सकती है। देखिए, आगामी हमारे यहाँ मुहर्रम का कार्यक्रम आयोजित होने वाला है। मुहर्रम पर्व की तैयारी को लेकर आज शांति समिति की बैठक ली गई थी। मुहर्रम के कार्यक्रम में जितने भी हमारे ताज़िए के आयोजक हैं सभी को बुलाया गया, उनसे बात की गई। रूट में ताज़िया निकालते वक्त क्या उनका क्रम रहेगा, कौन आगे कौन पीछे रहेगा, कितने उनके वॉलंटियर्स होंगे, उनको सूचीबद्ध हमने सभी से बात करी। सभी ने हमें सूची उपलब्ध करवाई है, संख्या उपलब्ध करवाई है। वो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे इस बारे में बात हुई। साथ ही ताजियों को किस तरह से विसर्जन किया जाएगा, कहाँ विसर्जन किया जाएगा, इस बारे में भी हमने डिस्कशन किया है और प्रशासन से मिलकर के स्थान नियत किया है। साथ ही बोहरा समाज का भी कार्यक्रम है। 25 तारीख से 6 तारीख तक का कार्यक्रम रहेगा, जिसमें 2 मस्जिदों में प्रसारण किया जाएगा। चेन्नई से उनके सैयद साहब द्वारा एक प्रवचन का आयोजित किया जाएगा सुबह 9:30 से 12 बजे तक और शाम को 6 से 9 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा 2 मस्जिदों में, जिसमें लगभग 2000 के जो लोग हैं, 2000 करीब संख्या के लोग जो हैं बाहर से आ रहे हैं। यहाँ कुछ होटल्स बुक हैं और बाकी बच्चे लोग जो हैं यहाँ के लोकल लोगों के घर में रहने वाले हैं। उन सभी के यातायात की व्यवस्था हमने करी है। जिन ऑटोज़ या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो मदद लेंगे, उनका सूची हमने बना ली है कि किस तरह से वो आएंगे या जाएंगे। और कस्बे में जब ताज़े निकाले जाते हैं तो काफ़ी कंजस्टेड जो हमारा मार्केट प्लेस है उसमें क्या क्या हमें व्यवस्था करनी है, 2 व्हीलर्स को कैसे रोकना है, 4 व्हीलर्स को कैसे ट्रैफिक डाइवर्ट करना है, इसका प्लानिंग हमने आज कर रहे हैं। आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हो या परिवार, वर्तमान समय में उनका जीवन दूभर होता चला जा रहा है। गांव में रहने वाले लोगों की सुविधाओं और सरकारी योजनाओं के लाभ और इसके साथ ही अन्य कामकाज के लिए जो जनप्रतिनिधि, सरपंच सहित अन्य पदों पर पंचायत में बैठ जाते हैं, वही लोग स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सहयोग करने की जगह उन्हें उल्टी सीधी दलीलें देकर जमीनों पर कब्जा करने की नियत से डरा धमका कर भोले भाले ग्रामीणों को परेशान कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देवास जिले के एक छोटे से गाँव सन्नोड का है, जहाँ फिलहाल इंदौर जिले में अपना जीवन यापन कर रहे गरीब परिवार के सदस्य पिता बाबूलाल चौधरी के नाम शासन द्वारा दिए गए पट्टे की जमीन पर अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस संबंध में गांव के सरपंच महेश पटेल का कहना है कि यह जमीन तहसीलदार ने सरकारी घोषित की है और यहाँ निर्माण नहीं हो सकता, जबकि वर्षों पहले उसी पट्टे पर कभी कच्चे बने मकान में उक्त पीड़ित परिवार के सदस्यों ने निवास किया है। उसके आसपास की जमीन भी पट्टे की ही है और उक्त जमीन पर भवन निर्माण कर लोग रह रहे हैं।
उक्त मामले में शहर क्राइम न्यूज के संवाददाता ने इस संबंध में सरपंच महज से बात की तो उन्होंने कैमरे के सामने गोलमोल जवाब देते हुए तहसीलदार द्वारा सरकारी घोषित जमीन बताई और कैमरा बंद होने पर पीड़ित परिवार से वही जमीन खुद के लिए मांगते हुए नजर आए। पीड़ित परिवार की एक महिला सदस्य ने सरपंच महज पर आरोप लगाते हुए कहा कि हम शासन द्वारा दिए गए पुश्तैनी पट्टे की जमीन पर मकान बनाना चाहते हैं, लेकिन सरपंच हमें मकान का निर्माण कार्य नहीं करने दे रहे हैं। जब भी हम निर्माण कार्य का प्रयास करते तो सरपंच मारपीट की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार की समस्या को लेकर गांव में कई वर्षों से निवासरत स्थानीय रहवासी विष्णु पटेल ने बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि यह पट्टा बाबूलाल चौधरी का ही है। अब पीड़ित परिवार ने प्रशासन से उचित न्याय दिलाने की गुहार लगाई है। जो अनिल बाबूलाल चौधरी जी का जो पिताजी के नाम का पट्टा है, अभी उनके बालक को क्यों नहीं दिया जा रहा, वो क्या कारण है? ये जो अनिल बाबूलाल जी का जो पट्टा है जो लेके आया, ये पट्टा क्या है कि हमारे इसमें रिकॉर्ड में भी नहीं है। दूसरी बात क्या है कि जिस जगह को ये बता रहे कि हमारी जगह है, ये हमारे तहसील के रिकॉर्ड में ये सरकारी घोषित है। मैं इसमें मेरा कोई भी हस्तक्षेप नहीं दे रहा हूँ। पंचायत बॉडी जो भविष्य में जानेगी वो होगा, सरकारी जमीन है बस। तो पट्टा जो रहता है वो सरकारी जमीन पे ही, सरकार जो रहती है वो गरीब वर्ग के लिए आवंटित। हाँ, तो गरीब वर्ग के लिए आवंटित करते तो वो इसमें रिकॉर्ड में नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूँ। पंचायत में मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं इनको उसका पट्टा दे दूँ। ये आपसे नया पट्टा नहीं मांग रहे, ये पिताजी के नाम का पट्टा है। तो ये जहाँ का ये पट्टा मांग रहे हैं वो सरकारी जगह, साहब सरकारी जगह घोषित कर चुके हैं तहसील से। हवाई सर्वे के अंदर ये तहसीलदार में तहसील पट्टे में सरकारी घोषित है साहब। बस। आपका नाम और पद? मेरा नाम है महेश पप्पू पटेल, ग्राम पंचायत। माँ जी, क्या हुआ था आज? क्या आपके पट्टे को लेकर क्या? सर, हम है ना, हमारा पट्टा मतलब मकान बनाने के लिए आए थे यहाँ पर, तो हम 2-3 बार आए तो यहाँ पे ये सरपंच ने, हमने एक बार और हमने खुटे गाड़े थे तो इसको उतार के फेंक दिया। ये बोले कि 20 साल से क्या मैं झक मार रहा हूँ यहाँ पर, आप आ गए और ये मकान मेरा है, आप बना नहीं सकते हो, ये अधिकार मेरा है। तो मुझे ये इंसाफ चाहिए प्रशासन से कि ये मेरा जेठ का बेटा, ये मेरा बेटा, हम दोनों के बराबर हकदार हैं, हम इसको बनाना चाहते हैं। तो ये सरपंच बनाने नहीं दे रहा और हमको मारने आता और धमकियाँ देता कि आपका कुछ नहीं है। और ये पुश्तैनी मकान है हमारा, पिछले 40 साल 50 साल पुराना पट्टा है, और उसको बोल रहे हैं निरस्त कर दें हमें। क्या चाहते हैं आप आगे? हम तो सर इंसाफ चाहते हैं और ये हमारा अधिकार हमें मिले, ये चाहते हैं हम सर। आपका नाम? मेरा सुनीता। अयोध्या में धान की फसल रोपने के लिए खेत की सिंचाई कर रहे एक किसान की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई। मामला थाना पुरा कलंदर के पलिया गांव का है। हत्या उस समय हुई जब वह रात में अपने चारपाई पर सो रहा था। किसान नागेंद्र यादव धान की फसल की रोपाई करने के लिए रात में ट्यूबवेल से खेत में पानी भर रहा था। इस दौरान वह खेत में ही रखी चारपाई पर सो गया। सुबह उसका शव चारपाई पर ही रक्त रंजित अवस्था में बरामद हुआ। मृतक किसान नागेंद्र जिला जज के रिटायर्ड ड्राइवर रामप्रकाश यादव का इकलौता बेटा था और वह खेती किसानी का कार्य करता था। एसपी सिटी चक्रपाणी त्रिपाठी ने बताया कि पिता रामप्रकाश यादव की तहरीर पर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया है। जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। वही झगड़ा भी नहीं करता था, वही करता था, लेकिन अब कहूँ गलत कह के आवे कुछ क्यों का डांट डपट किया तो हम डांट वो करेंगे, तो ऐसा नहीं तो करेंगे। जो नुकसान हो गया वो लौट जाएगा नहीं, तो ये फिर सबके लिए सब समझाई हो जाएगी। क्या भगवान हमारे साथ ये हो सकता है, हम और पाप ही है ये साहब। अगर एक लड़का 2 लड़का वही सामने मर जाए तो क्या है, तो अपने आप पापी वो है जिसने किया है। आप आज दिनांक 24 जून 2025 को प्रातः लगभग 5:20 पे थाना पुरा कलंदर जनपद अयोध्या में एक सूचना प्राप्त हुई कि पुरा कलंदर थाना क्षेत्र के पलिया गोवा नामक गांव में नागेंद्र यादव सनाफ राम प्रकाश यादव के 40 वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई है। जिस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम और की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र उक्त घटना का अनावरण करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।
खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले की। धार जिले में मंगलवार को पेशा मोबिलाइजर कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रैली निकाली। ये सभी कर्मचारी अपनी 4 महीने से लंबित वेतन को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शन में शामिल कर्मचारियों ने बताया कि ये लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पिछले कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है। इसी के चलते उन्होंने श्रीमती चौराहे से रैली निकाली, जो कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की कि उन्हें जल्द से जल्द वेतन दिया जाए, ताकि वे अपने घर परिवार की जरूरतें पूरी कर सके। बड़ी संख्या में जुटे कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे सभी मिलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। उनका कहना है कि इस हड़ताल की जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी, क्योंकि उन्होंने पहले भी कई बार अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकला। कर्मचारियों का कहना है कि बिना वेतन के काम करना संभव नहीं है और इससे उनके बच्चों की पढ़ाई, परिवार का खर्चा और जीवन यापन सब कुछ प्रभावित हो रहा है। क्या नाम आपका? मेरा नाम गीता डावर है। ये ज्ञापन देने क्यों आए, क्या? सर, ज्ञापन इस संबंध में देने आए हैं कि हमारे 4 माह से अभी तक सैलरी नहीं आई है। सर, विगत हम कम से कम शासन की जो भी योजना आती है, विभिन्न योजना, सारी योजनाओं पर काम करते हैं और जो भी प्रशासन की जो भी योजना रहती, केवाईसी से लेके मनरेगा से लेके लाडली बहना योजना, आवास और आयुष्मान कार्ड, सारी योजनाओं का काम हम जमीनी स्तर पे और टोले और मजरे में जाके करते हैं। सर, सभी का हम प्रसार करते हैं, लेकिन हमें 4000 में हमारी स्थिति जो होनी चाहिए 8000 बढ़ा के मतलब सर ने की थी सीएम साहब ने, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुई है और हमारी कोई बात भी नहीं रखते है। कितने महीनों से आपको सैलरी नहीं मिली? 4 महीने से सर। कितने दिन का आपने चेतावनी दी है, उसके बाद क्या? 3 दिन के सर। उसके बाद क्या रहेगा अगला कदम? उसके बाद अगला कदम रहेगा हमारा हड़ताल का। सर, अच्छा, कहाँ से आए ये सभी? सर, हम तिरला ब्लॉक से आए हैं, नालछा ब्लॉक से, तार ब्लॉक से, उमरगंज ब्लॉक से। जी सर। कुल मांगे कितनी? सर, हमारी कुल मांगे तो यही है कि हमारा अभी तक जो वेतन था वो बढ़ाया जाए और समय से दिया जाए। अभी तक नहीं मिला, वो भी हमें जल्दी से जल्दी की है, तब से बढ़ाकर दे दे। मेरा नाम गीता डावर है। पूछोगे कि मैं बोलूं? क्या ज्ञापन दे दिया? मैं नीतू अखाड़े पेशा मोबिलाइजर संघ जिला अध्यक्ष धार। अच्छा, ज्ञापन देना है, क्या मांगे? ज्ञापन में हमारी 2 मांगे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी दीपावली में, वो अभी तक घोषणा पूर्ण नहीं की है, और दूसरा ये कि 4 माह से हमें सैलरी नहीं मिली है, तो उस संबंध में हम ज्ञापन देने आए थे। अच्छा, आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे आप? मांगे पूरी नहीं होगी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। नीतू अखाड़े। ठीक है। उज्जैन में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, फर्जी नाम से दोस्ती, असलियत सामने आने पर हुई छेड़छाड़, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से फर्जी नाम बताकर दोस्ती करने और फिर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी ने युवती को खुद को रोहित के नाम से परिचित कराया था, जबकि उसका असली नाम सुहेल पिता अमजद खान है। पीड़िता नाबालिग है और आरोपी से उसकी पहचान करीब 1 साल पहले हुई थी। युवक ने शादी का झांसा देकर भरोसे में लिया और लगातार संपर्क में बना रहा। बीते दिन आरोपी ने युवती को मिलने के लिए बुलाया। पीड़िता अपनी बहन के साथ ईदगाह के पास 16 सागर तालाब इलाके में पहुंची, जहां आरोपी अपने 2 दोस्तों रिजवान और अयान के साथ मौजूद था। अकेले में बातचीत के दौरान जब सोहेल के दोस्तों ने उसे असली नाम से पुकारा तो युवती को उसकी सच्चाई का पता चला। युवती जब वहां से लौटने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बदनाम करने की धमकी दी। घटनास्थल पर मौजूद कुछ स्थानीय लोगों ने यह पूरी हरकत देख ली और तत्काल हिंदू संगठन को सूचना दी। हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और तीनों युवकों को पकड़ लिया। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और सभी को हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की। तीनों युवकों ने हकीकत बताई। चिमनगंज थाना पुलिस ने मुख्य आरोपी सोहेल समेत तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, धर्म स्वतंत्रता अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और सोशल मीडिया पर आरोपियों की गतिविधियों की भी पड़ताल की जा रही है।
इस वक्त की खबर आ रही है धार जिले से। धार जिले के शिक्षिका कविता कोचे का शराब में डूबा चरित्र, स्कूल की गरिमा खतरे में। सरकारी स्कूल में शराबी शिक्षिका का हंगामा, स्टाफ ने की शिकायत। सिंगाना प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका पर नशे में अभद्र भाषा का आरोप, कार्रवाई की मांग। धार जिले के मनावर तहसील के ग्राम सिंगाना में प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षिका कविता कोचे के खिलाफ गंभीर आरोपों की शिकायत सामने आई है। विद्यालय के प्राचार्य एवं अन्य शिक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से दी गई लिखित में शिकायत उल्लेख किया गया कि कोचे मैडम द्वारा आए दिन शराब के नशे में विद्यालय आकर स्टाफ एवं विद्यार्थियों के सामने अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिससे विद्यालय का वातावरण प्रभावित हो रहा है। शिकायत के साथ प्रस्तुत पंचनामे पर विद्यालय के प्राचार्य सहित अन्य शिक्षकों के भी हस्ताक्षर हैं। शिक्षकों का कहना है कि कोचे मैडम का यह व्यवहार न केवल स्कूल के अनुशासन को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि बच्चों के मानसिक विकास और अनुशासन पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है। विद्यालय स्टाफ के अनुसार यह स्थिति पिछले कई दिनों से लगातार बनी हुई है और कई बार मौखिक समझाइश के बाद कोई सुधार नहीं हुआ। इस गंभीर मामले को लेकर अब प्रशासन ने उचित कार्रवाई की मांग की जा रही है और ये भी तब तक हुआ जब कलेक्टर खुद सिंगाना ब्लॉक दौरे पे थे। अगर धार जिला कलेक्टर बिना किसी सूचना के मनावर ब्लॉक के स्कूलों का जायजा लिया जाए तो अधिकतर स्कूलों की ऐसी हालत मिलेगी, या तो टीचर नाराज रहेंगे या फिर नशे में धुत। साहब, अगर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर इसका क्या असर होगा। स्कूल शुरू होने से तमाशा बनना, अधिकारियों की धाक नहीं होने का ये परिणाम सामने दिखाई दे रहा है। जयेश बघेल। सर, जो कल आपको एक लिखित तौर पर आवेदन मिला है जी, उसमें क्या हुआ, क्या हुई? उसमें संबंधित शिक्षिका का पंचनामा बना के दिया है। वो पंचनामा के आधार पर आगे की कार्रवाई विभाग करेगा। सर, आपको पहले भी ऐसी कई बार मौखिक रूप से सूचना दी थी सर, आपने उसको संज्ञान में नहीं लिया है सर? मौखिक जब तक लिखित में साक्ष्य प्राप्त नहीं होते इसके आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकते। सर, पंचनामा किस चीज़ का बनाया? ये मादक पदार्थ सेवन के ऊपर। सर, अगर बच्चों के भविष्य के साथ अगर आपके सामने अगर कुछ ऐसा अन्याय होता है तो सर आप उसके लिए भी लिखित तौर पे कोशिश करोगे कि आपको लिखित तौर पे मिलेगा, जब भी आप उसको संज्ञान में लोगे मामला को? बिना लिखित तौर पे कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ठीक है। मैं प्राथमिक स्कूल की प्रधान अध्यापिका हूँ और यहाँ पर जैसे बच्चों के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मैडम ने ये ऐसे ड्रिंक कर रखी कुछ भी, तो फिर मैंने सर को सूचना करी ऐसा। और तो मैम पहले भी कभी ऐसा कुछ हुआ है मामला संज्ञान में हाँ, आपके पहले आया भी है 2-3 बार ये पी के ऐसे आते रहते थे, तो हमने इनको समझाइश भी दी कि आपको पीना हो तो घर पे पिए ऐसा। ओके। दतिया कलेक्ट्रेट सभागार में उस समय स्थिति खराब हो गई जब हथियार निलंबित होने पर एक परिवार के सदस्य जनसुनवाई में भड़क गए। कलेक्टर स्वप्निल बानखेड़े से जनसुनवाई में पहुंचे राकेश भार्गव, उनके दादा और बेटे ने बहस की। दरअसल बता दें कि एसपी सूरज कुमार वर्मा के प्रतिवेदन पर कलेक्टर ने 7 हथियार निलंबित आदेश जारी किए थे, जिनमें भार्गव बंधुओं को भी हथियार शामिल थे। जनसुनवाई में भार्गव बंधुओं ने कलेक्टर से हथियार बहाल करने की मांग की, लेकिन जब उन्होंने मांग नहीं मानी तो वे भड़क गए। करीब 5 मिनट तक चली बहस के दौरान भार्गव बंधुओं ने कलेक्टर से तीखी बहस की। बहस के दौरान राकेश भार्गव ने खुद को मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके हथियार बहाल नहीं किए गए तो वे अपनी जान दे देंगे। कलेक्टर ने परिवार को समझाने की कोशिश की। ये घटना जनसुनवाई के दौरान हुई, जहां आम जनता अपनी समस्याएं लेकर आती है। भार्गव बंधुओं की बहस ने जनसुनवाई को अस्त व्यस्त कर दिया। कलेक्टर ने उनसे शस्त्र लाइसेंस निलंबन की परिभाषा पूछी, जिसे वे नहीं बता सके। कलेक्टर ने कहा कि अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने गलत किया है तो वे उनके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि एसपी की रिपोर्ट के अनुसार उनके आपराधिक मामलों के रिकॉर्ड हैं और अगर लाइसेंस से कोई घटना होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। भार्गव परिवार ने कलेक्टर पर धमकी देने का आरोप लगाया और कहा कि वे न्याय मांगते मांगते मर जाएंगे। आगे बता दें कि जनसुनवाई में कलेक्टर से बहस करने वाला भार्गव परिवार राजनीतिक पृष्ठभूमि से आता है। राकेश भार्गव भाजपा में पूर्व मंडल अध्यक्ष रह चुके हैं, तो पुत्र हिमांशु भार्गव कांग्रेस कार्यकर्ता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का खास है। वहीं इनके वादा आरएसएस संघ के कार्यकर्ता एवं पूर्व तहसील सरसंघ चालक रह चुके हैं, जिनकी आयु 85 वर्ष है। अधीक्षक द्वारा स्पष्ट रूप से लिखाया है कि इनके द्वारा क्राइम किया गया है और इनका लाइसेंस निरस्त किए जाए।
इनका ये कहना है कि हमारा लाइसेंस निरस्त ना किए जाए, परंतु क्राइम को देखते हुए और भविष्य में कोई भी क्राइम रिकॉर्ड पे कोई घटना को रोकने के कारण इनका लाइसेंस अभी निरस्त कर दिया गया है। सुनवाई के बाद लाइसेंस को निरस्त करना सस्पेंड कर दिया गया है। निरस्त करना है या नहीं करना है ये 30 दिन के बाद या पेशी के बाद निर्णय लिया जाएगा। परंतु ऐसी स्थिति में जब हम कोई भी लाइसेंस सस्पेंड करते हैं, उनके पास पूर्ण अधिकार है कि वो कमिश्नर कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके इसका स्टे ले आ सकते हैं, अगर मेरा विवेक और मेरा जो निर्णय गलत साबित होता है। नहीं सर, किस तरह से धमकी दे रहे थे वो यहाँ आके वो मुझे बोल रहे हैं कि लाइसेंस हमारा जो सस्पेंड किया गया है, गन लाइसेंस जिनके ऊपर FIR हुई है, जिनका गन क्राइम में यूज हुआ है, वो चाह रहे हैं कि उस गन को हमें यूज करने दिया जाए, जो कि नियम के पूर्णतः खिलाफ है। और बोल रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। किसी अगर कोई क्राइम रिकॉर्ड में है, उनके खिलाफ FIR हुई है, तो ये कोर्ट का अधिकार है, क्रिमिनल कोर्ट का अधिकार है, सेशन कोर्ट का, कि वो निर्णय ले इसमें। अगर वो बरी होते हैं, वो बाइज्जत बरी होते हैं, तो उनको उनका लाइसेंस बिल्कुल दिया जाएगा। परंतु आज उनके खिलाफ FIR हुई है। ऐसी स्थिति में किसी को भी लाइसेंस गन का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि FIR में स्पष्ट रूप से उनके द्वारा गन का उपयोग किया गया है, ऐसा क्राइम रिकॉर्ड में लिखा गया है।